बात है अब नहीं आर्थवाद की बात करें तो जो जितने जुझारू आर्थिक आंदोलन है, आज जो परंपरागत ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसमें जो सुधारवादी और संशोधनवादी तो मौजूद हैं, उन्होंने जो मजदूर आंदोलन के जो जुझारू तौर तरीके थे उसे भी अपना पेंडिंग छुड़ा दिया है और जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन भी उनके एजेंडे से गायब है। तो क्या हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसमें हम आज एक तरीके से एक रिक्तता है और कहने के लिए यूनियन दावा करती हैं कि उनकी सदस्यता 50 लाख है, किसी की 30 लाख है, किसी की 10 लाख है। लेकिन वस्तुतः ये स्थिति यह है कि वो है ये जो परंपरागत यूनियन है ये मजदूरों को लाखों की संख्या में क्या हजारों की संख्या में भी समूह में उतारने में आज संभव नहीं, मतलब आज समर्थ नहीं रहे। तो आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं वो नए दौर की चुनौतियां हैं। ये एक नया दौर जिसमें श्रम कानून बेमानी साबित हो चुके हैं, एक नया दौर जहां श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन, सरकार, सत्ता, अधिपति, काउंसिल इन सबका गठजोड़ मजदूर वर्ग का हावी है। एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, उत्पादन प्रणाली एक नए तरीके से संगठित हो रही है। उसको कुछ लोग यहाँ तक ले जाते हैं कि भाई उसको जो है असेंबली रैंक के विखंडन की बात करते हैं और परंपरागत ट्रेड यूनियन आंदोलन के खत्म होने की बात करते हैं। लेकिन बदलाव आए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के पैमाने पर जो उत्पादन प्रणाली है उसमें एक तरीके से एक केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। उत्पादन की जो सहायक और कहीं कभी कभी तो मुख्य जो प्रक्रियाएँ हैं उनकी आउटसोर्सिंग की जाती है, उनको बाहर काम कराने का मामला बनता है। मूलतः ये होता है कि कोई बड़ी कंपनी है, उसकी छोटी वेंडर कंपनी है और छोटी वेंडर कंपनी की वेंडर कंपनी है, उसके बाद एक वर्कशॉप और इस तरीके से पूरा एक तरीके से सारा मामला दुनिया के स्तर पर हम आया है। इसका मूल उद्देश्य ये है सस्ते साधन, सस्ती श्रम शक्ति, इसका यथासंभव और यथासमय है वो किया जाए और इस सबसे ऊपर मजदूर वर्ग की जो संगठित ताकत है उसको दिखाया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया ने एक नई चीज़ को जन्म दिया है। वह चीज़ यह है कि आज दुनिया के पैमाने पर जो इजारेदारी है उत्पादन की वह बड़ी है। पहले यह संभव था कि कोई कंपनी अपने स्वतंत्र तौर पर अपना सारा उत्पादन एक कंपनी के नीचे एक छत के नीचे कर ले और बाकी ट्रेड यूनियन आंदोलन से, बाकी फैक्ट्री के आंदोलन से उसे कोई मतलब ना हो, यह संभव है। लेकिन आज जिस तरीके से नई उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आए हैं उसके बाद से नई चेन हमको दिखाई दे रही है जिसका विस्तार बड़े मारुति जैसे कारखानों से लेकर की कारखाना कह सकते हैं या मदर कारखाना कह सकते हैं, यहाँ से लेकर वेंडर कंपनियों से होते हुए, छोटी कंपनियों से होते हुए वर्कशॉप, यानी एक बेहद जाल जो है, एक ताना बाना जो है नया खड़ा हुआ है। इस ताने बाने ने अपने आप में किसी स्वतंत्र औद्योगिक उत्पादक इकाई के अलग रहने की संभावनाओं को कम से कम कर दिया। तो इस तरीके से पहले जो मजदूर कम अपनी फैक्ट्री के स्तर पर सोचते थे, आज आधिकारिक वस्तुगत परिस्थितियाँ उनको वहाँ ले जाती हैं जहाँ अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचना, अपनी फैक्ट्री के स्तर पर संघर्ष को देख देना उनको भी असंभव लगने लगा। तो हम इसको एक केंद्रीकरण कह सकते हैं, ये नए दौर की चीज़ है। इसके हिसाब से हमको अपनी रणनीतियाँ और चुनौतियों को देखना होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ है वह मजदूरों के संगठन में। संगठन का मतलब जो पोजीशन है वर्किंग क्लास का, पहले ज़्यादातर मजदूर जो है परमानेंट होते थे कंपनियों में, लेकिन आज कैजुअल मजदूर, ठेका मजदूर, सरकारी में भी परमानेंट, निविदा, संविदा, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मजदूर वर्ग का के भीतर अलग तरीके से विभाजन पैदा कर दी है। तो ये नए तरीके का विभाजन है। तो इसके हिसाब से भी नई चुनौतियाँ हमारे सामने आई हैं।
और इनके बीच में हमको रास्ता नहीं निकालना। तो दोस्तों, जब हम आज की चुनौती की बात करते हैं, आज के दौर की चुनौती की बात करते हैं, तो मारुति आंदोलन हमारे सामने एक मिसाल पेश करता है, अपनी सफलताओं के साथ ही अपनी असफलताओं के साथ। कभी कभी हम सफलताओं से सीखते हैं और कभी कभी हम असफलताओं से सीखते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से सीखा जाता है। मारुति आंदोलन ने संघर्ष की मिसाल खड़ी थी और मारुति आंदोलन एक अराजक और तरीके से बिखर गया और एक तरीके से दमन का शिकार हुआ। तो ये दोनों पहलू हमारे लिए आज के दौर की जो मजदूर आंदोलन है उसकी वस्तुगत चुनौतियों को समझने के लिए कारगर है। पहली बात ये कि जब ट्रेड यूनियन आंदोलन में इतनी क्रांतिकारी ईमानदार नेतृत्व तो मौजूद नहीं, तो उसके दौर ऐसे हैं, यह एक तरीके से अपरिहार्य है, यह एक तरीके से यह तयशुदा है जो भी आंदोलन होंगे स्वतः स्फूर्त होंगे। अब इन आंदोलनों को आप स्वतः स्फूर्तता का हवाला देकर इनसे आप किनारा कर लीजिए या अपना एक ब्लूप्रिंट लेकर अपना एक कोशिश कीजिए कि लोग मजदूर उसी पर चलें, या फिर इन आंदोलनों की स्वतः स्फूर्तता की लहरों पर सवार होकर इनको दिशा देने का, इनको सही मुकाम पर पहुंचाने का काम कीजिए। पहला रास्ता आसान है, स्वतः स्फूर्तता का पूजा का आरोप किसी पर भी लग सकता है और इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि किनारे बैठकर विश्लेषण करें और एक तरीके से अपने अद्वै या कहते हैं एक तरीके से सलाहें पैराड्रॉप करें। लेकिन मजदूर आंदोलन के बीच में जाकर जहाँ तमाम तरह के अंतर्विरोध, तमाम तरह की शक्तियाँ, तमाम तरह की परिस्थितियाँ मौजूद हैं, उनके बीच से कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे मजदूरों को अराजक होने से रोका जाए, कैसे उनको जो नौकरशाही नेतृत्व की नौकरशाही उससे उनको ऊपर उठाया जाए, उनकी चेतना को कैसे जनवादी तरीके से ट्रेड यूनियन संचालन के तरीके उनको सिखाए जाएँ, कैसे उनके आंदोलन को समग्र मजदूर आंदोलन के हिस्से के बतौर उनके भीतर ये बोध पैदा किया जाए और कैसे इस सब को मजदूर वर्ग को एक वर्ग के बतौर संगठित करने के प्रयास के बतौर आगे बढ़ाया जाए। ये चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। जहाँ तक मारुति आंदोलन की बात है, मारुति आंदोलन में हमारे सामने नए संघर्ष के दौर के नए आयाम खुले हैं। ऐसी कंपनियाँ जिनमें इनको अभी तक बहुत सारे लोग अभिजात मजदूरों की कंपनियाँ मानते थे, रजिस्ट्रेशन की बड़ी कंपनियाँ अभिजात की कंपनियाँ हैं। तो ऐसे में जो वस्तुगत स्थिति है, मारुति के मजदूर भी जो है अगर उनका तनख्वाह देखी जाए 14-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह थी और जो है उसमें से भी कुछ पैसा जो है इस तरीके से वेतन प्रणाली इस तरीके से निर्धारित की गई थी कि अगर मजदूर एब्सेंट करता है एक भी तो उसका 500 से लेकर 1000 रुपये काट दिया जाता है। इन परिस्थितियों में जो मजदूर 1 मिनट में 44 कार की सीट बिछाता है वो परमानेंट मजदूर है, या एक जो स्क्रू लगाता है उसमें वो खुद मशीन बन जाता है। ऐसे मजदूर जो खाली संख्या में हिंदुस्तान में मौजूद हैं और ये मजदूर क्या मजदूर वर्ग इनको क्या केवल मां का अभिजात कहने से हम किनारा करें? तो सुने, बात ये है कि आज भी जो उन्नत औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनमें सबसे उन्नत कारखानों के मजदूर हैं वो अपनी चेतना में अपनी जिस उत्पादन प्रणाली को काम कर रहे हैं उसके चलते और अपने सामूहिकता बोध के चलते और सामूहिक उत्पादन करने के चलते जो सामूहिक अनुशासन पैदा होना है उसके चलते भारत के मजदूर आंदोलन की अगुवाई इस तथ्य को जो है हमारे बहुत सारे साथी स्वीकार नहीं करता। और निश्चित तौर पर अगर मारुति जैसे कि जिसे हम कहते हैं मदर इंडस्ट्री, जिस ऐसे उद्योग इनसे सैकड़ों वेंडर कंपनियां उनसे सैकड़ों वर्षों में जुड़ी हुई हैं, जिसका हवाला साथी ने दिया है, लाखों करोड़ों लाखों मजदूरों के ताने बाने में जो है ये एक ऐसा केंद्र बनता है, केंद्रीय स्तूप बनता है जिससे लाखों वर्कर जुड़े। ऐसे जगहों पर अगर
मजदूर आंदोलन संगठित होता है और सही राजनीति, सही विचारधारा और सही दिशा में आगे बढ़ता है तो हजारों लाखों मजदूरों को संगठित किया जा सकता है। और खास तौर पर जब ऑटो बैटरी की बात आती है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आंदोलन ऑटो क्षेत्र में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे हिंदुस्तान में। लगातार ऑटो बैटरी एक ऐसी बैटरी रही है जिसने जो है मजदूर आंदोलन को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और सबसे ज़्यादा तरीके से गति की। भारत में भी इस टाइप के कारखानों के मजदूर निश्चित तौर पर मजदूर आंदोलन का अगुवा बने और हमको इस रूप में इस आंदोलन में हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी बात, जो मजदूर हमारे पहली बार संपर्क में आए, क्या उन मजदूरों का कसूर है कि वो उन मजदूरों के पास साथ नेताओं का पल्ला नहीं छोड़ रहे हैं जिन नेताओं को हम जो है अधिक मानते हैं? क्या इन मजदूरों का कसूर माना जाना चाहिए? क्या इस बात को नहीं देखा जाना चाहिए कि जो लोग अपने को क्रांतिकारी शक्तियाँ कहे हैं उन्होंने मजदूर आंदोलन से लंबे समय तक एक जो है दूरी बनाए रखी और अभी भी वो गाँवों देहातों में वही एक तरीके से कालातीत हो चुके संघर्षों को संचालित कर रहे हैं और उसी को ही मुख्य जो है हिंदुस्तान का एक तरीके से जो है क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य वर्ग संघर्ष घोषित करने में लगे हुए हैं। या मजदूर जो लोग जो है सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं वो जंगलों को खंडकों में जो है पड़े हुए हैं और जहाँ वास्तविक तौर पर वर्ग संघर्ष चल रहा है, मजदूर वर्ग जहाँ पर लड़ रहा है वहाँ पर हमारी उपस्थिति नामांकित की गई। और जब ये सिलसिला केवल 1 साल 2 साल का ना हो, ये जो है 40 साल का सिलसिला हो, तब हमको इस बात मजदूरों को घोष देने की जरूरत नहीं बनती कि वो किसी पीछे जा रहे हैं। तो साथियों, मजदूर भारतीय आंदोलन में जो नकारात्मक रहा, निश्चित तौर पर जो भारतीय आंदोलन की घटना घटी, जो मैनेजर बुरी घटना जिस रूप में भी घटी, उसकी कम से कम सराहना सचेत मजदूर नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं से मजदूर आंदोलन का नुकसान होता है, लेकिन मजदूरों को इसका दोष भी नहीं दिया सकते क्योंकि मजदूरों के बीच में सचेत और वर्ग सचेत जैसे शक्तियाँ मौजूद नहीं है या शिक्षक मौजूद नहीं है। तो ऐसे में मजदूर आंदोलन इन्हीं रास्तों से भटकता हुआ आगे बढ़े और तौर पर अगर वर्ग सचेत शक्तियाँ उस पर कोई प्रभाव डाल सकती हैं तो उनको जो है उनको पुरजोर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। सबसे एक बात ये है कि जैसे आज के दौर में नई जो मैं बात करता हूँ मजदूर आंदोलन के संगठन में जो बदलाव आया है, इसमें ठेकाकरण और कैजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वैसे में मारुति आंदोलन ने एक तस्वीर हमारे सामने दी। मारुति का दूसरे चरण का आंदोलन सिर्फ इसीलिए हुआ था 1000 ठेका मजदूरों को कंपनी ने लेने से मना कर। तो परमानेंट वर्करों सहित सही मजदूरों ने एक मिसाल पेश की। पहले ये धारणा बनती थी मजदूर आंदोलन में काफ़ी हद तक स्थापित थी कि ठेका मजदूर जो है वह कंपनी का साथ देते हैं और परमानेंट मजदूर के संभालने में ठेका मजदूर की धारणा व्यापक तौर पर मौजूद है कि कंपनी के मजदूर जो है ठेका मजदूरों को अपने जैसा मजदूर नहीं मानते और एक हद तक ये बात सही भी। लेकिन भारतीय आंदोलन ने इस धारणा को तोड़ा है और उसने प्रत्यक्ष संघर्ष ने इस बात को साबित किया है कि ठेका और परमानेंट मजदूरों का जो विभाजन है वह विभाजन पूंजीपति का विभाजन है, तो सरकारों का विभाजन वो मजदूरों का अपना विभाजन है। तो मजदूर वर्ग के भाईचारे की जो भावना है उसको इसने मजबूत की। इस तरीके से एक महत्वपूर्ण सबक मारुति आंदोलन का ये रहा है कि ठेका मजदूर और जो है तमाम दूसरे मजदूरों को जो है कैसे हम एक साथ संघर्ष में उतार सकते। इसके अलावा मारुति आंदोलन के समर्थन में जापान के रेलवे मजदूरों से लेकर मारुति सुजुकी के जो मजदूर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। इससे पहले भी हम देखते हैं रिको और सनबीम का जो आंदोलन हुआ था उसमें हमारे अटलांटा से लेकर तमाम टोरंटो से लेकर तमाम जो है कनाडा और अमेरिका की तमाम कार कंपनियाँ बंद हो गई थी, वहाँ असंतोष फैला था। तो इस तरीके से एक नई चीज़ पैदा हुई है वैश्विक पैमाने पर, जो चीज़ हमको और अन्यत्र भी दिखाई देती है कि जो लड़ाईकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ हैं जिनका असर विश्वव्यापी है, इनके खिलाफ एक वैश्विक प्रतिरोध जो है मेहनतकश मजदूरों का पैदा हुआ।
यह वैश्विक प्रतिरोध हमको WTO की बैठकों के दौरान भी दिखाई देता है, जब जो है WTO की बैठकें करना असंभव हो जाता है। हजारों लाखों लोग जो है बाकायदा हवाई जहाज का टिकट लेके कानपुर से लेके दोहा तक WTO की जो जहाँ बैठक होती है उसका घेराव करते हैं, और यह चीज़ हमको मजदूर आंदोलन में भी दिखाई देती है। तो आज के दौर में मजदूर आंदोलन के बारे में जो बात है कि दुनिया की मजदूर एक हो जो उसका नारा है, इसकी जमीन और ज़्यादा पुख्ता हुई है या और आज ज़्यादा प्रासंगिक हुआ है। अब ये है कि हम अपनी रणनीतियों को, अपने रणकौशल को किस तरह विकसित करें कि हम केवल इलाके के स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मजदूर आंदोलन के समर्थन हासिल करें। यह है हमारे सामने चुनौती। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग मजदूर हैं, जो वर्कशॉप के मजदूर हैं, जो वेंडर कंपनियों के मजदूर हैं, जो बड़ी कारखानों के मजदूर हैं, कैसे उनको संगठित किया जाए कि हम उत्पादन की शाखा को प्रभावित करें। यह हमारे सामने एक चुनौती है। आज जिस तरीके से उत्पादन प्रणाली में बदलाव आए हैं, उसके बाद यह संभावना पैदा हुई है कि आप उत्पादन की एक शाखा, एक सेक्टर विशेष को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वेंडर कंपनियों से लेके, वर्कशॉप से लेके, बड़ी कंपनियों से लेके और वो मदर कंपनी तक हमें जो समस्त ताना बाना है कि जो उत्पादन प्रणाली का ताना, वो उत्पादन को बिखरा देने का ताना बाना है, इसमें हर स्तर पर हम अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे। अगर हम हर स्तर पर अपनी मौजूदगी को बनाएं तो हम एक कारखाना नहीं बल्कि एक क्षेत्र प्रभावित करने की क्षमता रखें। तो यह है जो है आज के दौर की चुनौती, और कैसे हम लोग अपने प्रयासों को इस दिशा में मोड़ें कि हम जो है एक सशक्त मजदूर आंदोलन को खड़ा करें। इसके सामने यह जो है भारतीय आंदोलन ने, और उससे पहले रिको और संधि जो आंदोलन है उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। तीसरी बात कि जिस स्तर पर शासन प्रशासन का दमन किया है भारतीय आंदोलन का, यह भी हमारे लिए सीखने की चीज़ है। आज शासन प्रशासन जिस तरीके से मजदूरों मेहनतकशों के आंदोलन को दबा रहा है, इसके खिलाफ कैसे एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा किया जाए, यह हमारे सामने चुनौती है। हम परंपरागत ट्रेड यूनियन को इस बात के लिए तो कह सकते हैं कि उन्होंने जो है अनुष्ठानिक प्रयास किए, लेकिन क्या जो लोग अपने को सचेत वर्ग सचेत लोग मानते हैं, उनके प्रयास क्या इस दिशा में मजबूत हैं? क्या हम लोग अपने प्रयासों से संतुष्ट हैं? क्या ऐसे किसी के आंदोलन को आज हम खड़ा करेंगे वास्तविक तौर पर जिंदा आंदोलन, जिंदा आंदोलन का दमन होना संभव? तो यह हमारे सामने चुनौती बनती है, चाहे वो मारुति का आंदोलन हो, चाहे रॉकमैन सिस्टम का आंदोलन हो, चाहे दूसरा आंदोलन। इन आंदोलनों के साथ दमन, जो भी दमन की कार्रवाइयाँ होती हैं, कैसे हम अपनी एकजुटता जाहिर करें, कैसे वर्गीय एकता को पुख्ता किया जाए, ताकि जो है इस एक तरीके से जो शासक वर्ग का यह हथकंडा है इसको मान लिया जाए। यह हमारे लिए चुनौती बनती है, जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो साथियों, कुल मिलाकर मारुति आंदोलन ने हमारे सामने नए दौर की नई चुनौती को घटित किया है, और निश्चित तौर पर इस नए दौर की नई चुनौती को हम स्वीकार करेंगे, और कम से कम यहाँ पर कुछ साथी आए हैं वो इसी उद्देश्य के साथ आए हैं। हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे इस उम्मीद के साथ।